हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन। सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, जिसमें कि खरीफ क्रॉप्स आती हैं। इसके प्रीवियस ईयर यानी कि 2019-20 का जो क्वेश्चन पेपर है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम में आंसर्स को किस तरीके से लिखना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आपको मेंशन करने हैं अपनी आंसर शीट में, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपकी डेफिनेशंस जो पूछी जाती हैं उसमें जैसे इस एग्ज़ाम में डेफिनेशन है क्रिटिकल स्टेज। तो बेसिकली इसने क्रिटिकल स्टेज पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं दी है, यानी कि क्रिटिकल स्टेज फॉर न्यूट्रिएंट्स, क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्रिटिकल स्टेज नहीं पूछी गई है, कॉमन जनरल क्रिटिकल स्टेज पूछी गई है। तो फिर हमें हर डेवलपमेंट स्टेज को मेंशन करना होगा और हर एक्सटर्नल फैक्टर्स को मेंशन करना होगा। हम पर्टिकुलर टेम्परेचर को या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को हम क्रिटिकल स्टेज में यहाँ इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि क्रिटिकल स्टेज एक ऐसे स्पेसिफिक पीरियड को रिप्रेजेंट करता है क्रॉप के डेवलपमेंट में, जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि वेदर हो सकता है, पेस्ट हो सकते हैं, डिजीजेज हो सकते हैं। तो अगर हम इसको नोट डाउन करें तो हम लिख सकते हैं कि क्रिटिकल स्टेज इज़ a specific period in a crop's development when it is most sensitive to external factors like pest, diseases, weather, etc. नेक्स्ट हमारे डेफिनेशन आती है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट बेसिकली आपने स्पाइकलेट का जो टर्म है या आपने वीट में या फिर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो राइस जैसी जो क्रॉप्स हैं उसमें आपने स्पाइकलेट्स का नाम सुना होगा। स्पाइकलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, फ्लावर्स का क्लस्टर यानी कि फूलों का जो गुच्छा है उसे हम स्पाइकलेट बोलते हैं। स्मॉल क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स या फिर फ्लोरेट्स का क्या अरेंजमेंट है किसी स्टेम के ऊपर, उसे हम स्पाइकलेट्स बोलते हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं स्पाइकलेट इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स और फ्लोरेट्स अरेंजमेंट ऑन द स्टेम इज नॉन एज स्पाइकलेट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है इंटरकल्चरिंग। ये क्रॉपिंग से रिलेटेड टर्म है और इंटरकल्चरिंग में हम बोल सकते हैं कि रोज़ के बीच में मतलब अलग अलग क्रॉप्स लगानी, जैसे एक क्रॉप लगा दी फिर दूसरी क्रॉप लगाएंगे और फिर पहले वाली क्रॉप लगाएंगे, दैट इज़ इंटरकल्चरिंग। हम इसको बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स बिटवीन द रोज, ताकि ग्रोइंग कंडीशंस बेटर मिल सके और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आती है कॉटन लिंट की। कॉटन लिंट मतलब बेसिक सा जो कॉटन के सीड के ऊपर जो फाइबर लगा रहता है उसे हम बोलते हैं कॉटन लिंट। नेक्स्ट आता है पैगिंग इन ग्राउंडनट। पैगिंग का बेसिक सा क्या मतलब होता है, ग्राउंडनट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है जिसमें हम देखते हैं कि ग्राउंडनट की जो क्रॉप है उसमें फ्लावर्स सरफेस के ऊपर आते हैं, सॉइल सरफेस के, और जो पोड्स हैं वो सॉइल सरफेस के नीचे बनते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जिसे हम पैगिंग की प्रोसेस बोलते हैं। बेसिक सा क्या होता है, फ्लावर के डेवलपमेंट के बाद में वहाँ फ्लावर से एक पैग बनता है, एक स्ट्रक्चर बनती है जो कि सॉइल को पेनिट्रेट करके सॉइल के अंदर जाती है और फिर वहाँ पर जो पोड है उसका डेवलपमेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक बोल सकते हैं, जो पैग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है उसकी बेंडिंग होके डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है सोइल को पेनिट्रेट करने के लिए ग्राउंडनट क्रॉप में, उसे ही हम बोलते हैं पैगिंग। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत बार, न्यू टाइप जैसे जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी पूछा जाता है कि पैगिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो पैगिंग की जो प्रोसेस है वो ग्राउंडनट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन टिलेज। टिलेज बेसिकली क्या होता है, मिट्टी को उलटने पुलटने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं टिलेज। और कंजर्वेशन टिलेज का क्या मतलब है कि हम जो सोइल में रेजिड्यूज पड़े हैं प्रीवियस क्रॉप के, उनको बिना छेड़े बिना यानी कि उनको बिना डिस्टर्ब किए बिना जो टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेशन टिलेज या कंजर्वेटरी टिलेज, जहाँ पर मॉइस्चर जो है वो सबसे ज़्यादा बना रहता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बेसिकली फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो कि ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज़ करके की जाती हो, जिसमें कि सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ ना किया गया हो, इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग।
नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बेसिकली क्या होता है, सेम पीस ऑफ लैंड पर बार बार ईयर बाय ईयर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करवाने की जो प्रोसेस है वो क्रॉप रोटेशन कहलाती है, जिसमें जो ज़मीन है, जो पीस ऑफ लैंड है वो सेम रहेगा लेकिन हम क्रॉप को रोटेट करते रहेंगे, तो दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। एंड क्यों किया जाता है, ताकि सोइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म मीन्स दीप्ति कालिता। बेसिक सा हम इसके टर्म से समझ सकते हैं। फोटो का मतलब हुआ लाइट एंड पीरियड का मतलब हुआ कितने टाइम तक लाइट रही, यानी कि किसी भी प्लांट की उसके डे लेंथ की लाइट में कितना चेंज हो रहा है, उसके लिए क्या रेस्पॉन्स है, दैट इज़ फोटो पीरियोडिज्म। यानी कि रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन डे लेंथ दैट एनेबल प्लांट टू अडॉप्ट द सीजनल चेंजेस इज कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। जो डे लाइट में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्लांट के डेवलपमेंट स्टेजेस में क्या क्या चेंज आएगा, क्या प्लांट का रेस्पॉन्स रहेगा, दैट इज़ फोटो पीरियोडिज्म। नेक्स्ट आता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस बेसिकली आप सबने नाम सुना होगा। कैरियोप्सिस जो है वो फ्रूट टाइप है, जिसे हम बोल सकते हैं कि वन सीडेड फ्रूट जो है या फिर ग्रासेस जो हैं उनमें कॉमनली कैरियोप्सिस टाइप का जो फ्रूट टाइप है वो प्रेजेंट होता है, और व्हीट एंड राइस जैसी जो क्रॉप्स हैं उनमें भी कैरियोप्सिस जो फ्रूट टाइप है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आता है थिनिंग। थिनिंग का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हों, सपोज हमारी सीड रेट बहुत ज़्यादा हो गई हो या 2-3 सीड्स एक ही जगह पे गिर गए हों, तो वहाँ पर एक साथ एक से ज़्यादा प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स उग गए हों, या फिर उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा हो ज़्यादा क्राउडिंग होने के कारण प्लांट्स को, तो हम क्या करते हैं, उन एक्स्ट्रा प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं, या तो हम उनकी फिलिंग कर देते हैं जहाँ पर प्लांट्स नहीं हैं। अदरवाइज़ अगर सब जगह प्लांट्स एक्यूरेटली हैं, एक प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन कर रखा है, तो हम उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, या फिर जहाँ पर प्लांट्स नहीं है हमारे फील्ड में वहाँ पर उनको लगा देते हैं, तो दैट इज़ थिनिंग। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा प्लांट इज कॉल्ड थिनिंग। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव फार्मिंग। अल्टरनेटिव फार्मिंग बेसिकली एग्रीकल्चर का ऐसा फार्मिंग मेथड है जिसमें कि हम कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ नहीं करते हैं, मींस ट्रेडिशनल मेथड्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव फार्मिंग इज़ डिफाइन एज द प्रोडक्शन सिस्टम दैट डू नॉट यूज़ कन्वेंशनल मेथड्स। नेक्स्ट आता है झूम कल्टीवेशन। आप सभी को पता होगा बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर झूम कल्टीवेशन को बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें कि जो प्लांट्स बेसिकली पहले से लगे हुए होते हैं वहाँ के लोग उनको कट करते हैं, बर्न कर देते हैं और फिर वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, और जब वहाँ की सोइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो एक नए एनवायरनमेंट में, एक नए प्लेस पर मूव कर जाते हैं। तो दैट इज़ झूम कल्टीवेशन, जिसे हम झूम कल्टीवेशन को हम जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बेसिकली थोड़ा सा जो आंसर है उसकी साइज़ को बढ़ा देना होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें देखने वाली बात नहीं है। जैसे फर्स्ट है डेपोग मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ पेडी। तो बेसिकली क्या होगा कि डेपोग मेथड क्या है, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसमें सीड रेट रहती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि डेपोग जो मेथड है वो नर्सरी रेजिंग का मेथड है और पेडी की क्रॉप में लगाया जाता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो डेपोग मेथड है वो फिलीपींस से इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। सबसे पहले फिलीपींस में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इसकी सीडलिंग्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर इसने क्या बोला है, नर्सरी रेजिंग की सरफेस मतलब रेज्ड बेड बनाते हैं अपन। तो जो रेज्ड सरफेस होती है उसके ऊपर हम सीडलिंग्स को ग्रो करवाते हैं, दैट इज डेपोग मेथड ऑफ नर्सरी, राइट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेज। तो अब आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेज होते हैं। बिकॉज ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर नोट डाउन करना होगा। 5 to 6 लाइन्स में इसको मैक्सिमाइज करना होगा। तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 7 टाइप्स ऑफ मेज, दैट इज फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, पॉड कॉर्न एंड वैक्सी कॉर्न। तो आपको इन कॉर्न्स के सारे नाम एंड इसके जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनको अपने एग्जाम में मेंशन करना है। जैसे फ्लिंट कॉर्न का हो गया एज
एग्जाम्पल जियामेज इंड्यूराटा, डेंट कॉर्न का हो गया जियामेज इंडेंटाटा। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो यही गलती करते हैं कि जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो उसको अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। जब भी हम साइंटिफिक नेम्स को हाथ से लिखते हैं तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं, तो आपको ये वाली चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आती है रेटूनिंग ऑफ सोरगम। रेटूनिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली कि प्रीवियस क्रॉप से ही अगर हम नेक्स्ट सीजन की क्रॉप भी ले रहे हैं, दैट इज रेटूनिंग। तो हम लिख सकते हैं कि रेटूनिंग ऑफ सोरगम में क्या होगा कि जब सीड रेट हमारे पास इनफ नहीं होती है या फिर इनपुट मटेरियल नहीं होता है, तब हम रेटूनिंग लेते हैं, फार्मर्स रेटूनिंग लेते हैं। रेटूनिंग की जो प्रोसेस है उसमें नाइट्रोजन जो है वो मेन क्रॉप की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है उसकी ग्रोथ के लिए, और दूसरा रेटूनिंग में मेन क्रॉप के जितना प्रोडक्शन नहीं आ पाता है। तो आप लिख सकते हैं कि ग्रोइंग ऑफ द सोरगम क्रॉप with the help of previous growing crop is known as रेटूनिंग। एंड इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो मेन क्रॉप की तुलना में थोड़ा कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस। हमें भी पता है कि पल्सेस का जो प्रोडक्टिविटी है वो बाकी सीरियल क्रॉप्स की तुलना में काफ़ी कम है। तो इसके क्या रीजंस है, तो बेसिकली आप इसको पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं कि सबसे पहला तो है कि इसमें जो पल्सेस हैं वो बेसिकली खरीफ क्रॉप्स में ज़्यादा लगते हैं, और खरीफ क्रॉप में क्या होता है कि पानी ड्रॉट जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती है, पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स को। तो जब वो मैच्योरिटी स्टेज पे आती है, या हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस जब होती हैं, तब वहाँ पर ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है, जिसकी वजह से एक तो पल्सेस की प्रोडक्टिविटी कम है, दूसरा लोग उगाना नहीं चाहते हैं इसको। इनपुट्स क्या क्या देने हैं पल्सेस में कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस, कितनी चीज़ें देनी है एज ए इनपुट या फर्टिलाइज़र, वो फार्मर्स को उसकी अवेयरनेस कम है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं पल्सेस की लो प्रोडक्टिविटी की। फिर नेक्स्ट आता है सोइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट ऑफ नेपियर ग्रास। अब ये बेसिकली पूछ रहा है सोइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी लॉन्ग तक हम लेके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ 8 से 10 लाइन में इसको मेंटेन करना है कि अगर हम सोइल की बात करेंगे तो लाइट फर्टाइल लोमी से लेके सैंडी लोम सोइल तक इसके लिए चाहिए होती है। अगर हम रेनफॉल की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसको ये मतलब इसके लिए काफ़ी अच्छा ही क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक होने वाली बारिश वाले स्थानों पे अपन इसको ग्रो कर सकते हैं। और बेसिकली ये वार्म और मॉइस्ट वेदर में इसको उगाया जाता है। ऐसे करके हम 8 से 10 लाइनों में इसको इस आंसर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट आता है मेजर वेराइटीज़ ऑफ क्लस्टर बीन। वैसे तो आपको कम से कम राजस्थान की वेराइटीज़ याद होनी चाहिए, हर एक क्रॉप की एटलीस्ट 2-2, 3-3 वेराइटीज़, पर बेसिकली ऐसे क्रॉप्स जो कि राजस्थान में ही ज़्यादा ग्रो की जाती हैं उनकी आपको वेराइटीज़ पता होनी चाहिए। और फिर भी क्लस्टर बीन की इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ के बारे में बात करें तो हम SG365, GC1 का मतलब है गुजरात क्लस्टर बीन, ये सारी जो वेराइटीज़ हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल ब्रांचिंग में डिफरेंस कॉटन में। कॉटन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसमें आपको इसके कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी पूछी जा सकती है, तो आपको कॉटन को काफ़ी अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। बेसिकली सिम्पोडियल और मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या होती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग को हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव ब्रांचिंग, और सिम्पोडियल ब्रांचिंग को हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ब्रांचिंग। मोनोपोडियल ब्रांचिंग हम तब बोलते हैं जब एक जो कॉटन का प्लांट है वो डायरेक्ट सीधा उसका सेंट्रल लीडर शूट जो है वो ग्रो करता रहता है, तब हम बोलते हैं कि ये मोनोपोडियल ब्रांचिंग हो रही है, जब उसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन जब ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स आने लग जाते हैं, लेटरल ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ सीज हो जाती है क्योंकि टर्मिनल फ्लावर्स आने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम्पोडियल ब्रांचिंग। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी वेल नोन क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेटिंग क्वेश्चन है कि सिम्पोडियल और मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या होती है कॉटन में। नेक्स्ट आता है डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन ग्राउंडनट। अब ग्राउंडनट में अगर डिजीजेज और पेस्ट का मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंडनट में कौन कौन से डिजीजेज लगती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है टीका डिजीज़, जो कि अर्ली और लेट स्टेज में लगता है। इसके अलावा
कुछ वायरल डिजीज़ हैं, पीनट क्लम्प वायरस है, वायरल डिजीज़ क्या हैं, इसके अलावा एक वाइट ग्रेप बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट लगता है ग्राउंडनट में। तो आपको बेसिकली कौन से डिजीज़ेज उस क्रॉप में लग रही हैं जिसका क्वेश्चन पूछा गया और कौन से पेस्ट लग रहे हैं, अगर आप उनको मेंशन करके उनके मैनेजमेंट की बात करके और फिर आप इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट तक जाएंगे तो नो डाउट ये काफ़ी इम्प्रेसिव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपके बड़े में पूछा जाता है 6 मार्क्स में। तो इसके हम आंसर की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग कोई भी क्रॉप आपसे पूछी जा सकती है। हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को राइट डाउन कैसे करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पल्सेस क्रॉप के इंपॉर्टेंस को लिखिए। तो आप पर्टिकुलर जो भी आपको चीज़ें याद हैं, जैसे सबसे पहला इसने इंपॉर्टेंस पूछा तो आप लिख सकते हैं कि पल्सेस क्रॉप क्या होती हैं, है ना। पल्सेस क्रॉप जिनको कि हम सीड के रूप में यूज़ करते हैं वेजिटेबल पर्पस के लिए, जिनके ड्राइड सीड को यूज़ किया जाता है उनको हम बोलते हैं पल्स। उसके बाद आप उसके इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कि उसके क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इंपॉर्टेंस में आप क्या लिखोगे, जैसे पर्टिकुलर कोई सी भी पल्स है तो उसके एग्जाम्पल के साथ में आप उसमें कितना प्रोटीन कंटेंट है, कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, कितने % पॉपुलेशन में ये कितना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके इंपॉर्टेंस में आ जाएंगी क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करना है। इसके बाद में इन्होंने पूछा है कि मूंग बीन क्रॉप की इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करो। तो इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले मूंग बीन का साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर वगैरह आएंगे। उसके बाद में पूरी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, क्या टिलेज प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कल्टीवेशन ऑफ राइस इन डिटेल। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने पॉइंट्स नहीं दिए हैं आपको कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स को डिटेल में आंसर। जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको हर एक चीज़ शुरू से, सबसे पहले हम राइस का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्या ओरिजिन है, क्या साइंटिफिक नेम है, क्रोमोसोम्स नंबर क्या है। इसके अलावा फिर ये सबसे पहले पाया कहाँ, राइस का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी ये स्टेपल फूड है इंडिया का, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट कहाँ की है। उसके बाद में क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सोइल की रिक्वायरमेंट है, क्या वाटर रिक्वायरमेंट है राइस की, क्या इसकी प्रोडक्टिविटी है बेसिकली। फिर इसको नर्सरी में उगाया जाता है तो नर्सरी रेजिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, सबसे एफिशिएंट मेथड कौन सा है, और उसके बाद में जो वेराइटीज़ हैं, इरिगेशन कौन कौन सी स्टेज पे दिया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ कौन सी हैं, हार्वेस्टिंग कैसे है, थ्रेसिंग कैसे है। इन सारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को हमें, चाहे हम छोटे छोटे फॉर्म में ही, क्योंकि इसमें बोला है कि 2 से 3 पेज तक आपका आंसर लिमिटेड होना चाहिए, तो चाहे हम बहुत माइनर सी चीज़ों को कंसिडर करें लेकिन हमें हर एक पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सोयाबीन की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर लिखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हैं कि हमें शीड और शोइंग के बारे में लिखना है, हमें वेराइटीज़ के बारे में लिखना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या आएगा, फर्टिलाइजर का क्या रिकमेंडेशन रहने वाला है उस पर्टिकुलर क्रॉप में, इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसके अलावा वाटर का मैनेजमेंट, वीड का मैनेजमेंट एंड पेस्ट और डिजीजेस का मैनेजमेंट। तो इसमें हमें पॉइंट्स के अलावा नहीं जाना है, जो पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं हमें उन्हीं को डिटेल में डिस्कशन करना है। जैसे कि नेक्स्ट इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि बाजरे की जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, पर्ल मिलेट की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, उनको, तो उसमें भी सोइल और क्लाइमेट, इंप्रूव्ड वेराइटीज, मैन्योर, फर्टिलाइजर, सीड, शोइंग, वीड मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको मेंशन किया गया है, हमें इसी के बारे में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इस बार आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि माइनर मिलेट्स क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2003 सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2023 को आपको सबको पता होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। तो इसीलिए मिलेट्स में किसी भी, बेसिकली फिंगर मिलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पूछी जा सकती हैं। क्या इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम होती है तो हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है और हम क्यों मना रहे हैं इसको एज ए 2023, इनके लिए अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, माइनर मिलेट्स एक्चुअल में होते क्या है, और सारे जो 6-7 टाइप के जो मिलेट्स हैं उनका आपको साइंटिफिक नेम विद कॉमन नेम याद होना चाहिए, और फिंगर मिलेट की कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ये बहुत मेजर क्वेश्चन है जो इस बार पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है।